ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮੋ ਬੁਦਾਏ, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज और मुद्दे की बात उठाते हैं। और आज का जो प्रोग्राम हमारा है, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। पर आज हमारे साथ में कोई जुड़ेंगे तो जिंदे लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिंदे लोग ही वही होते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे आज कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए भारत में, क्योंकि हमें जो हम ध्यान से देखते हैं, भारत के अंदर लीडरशिप जो है बहुत निकम्मी और निठल्ली हो चुकी है। तो बहुत सारे जो है ऐसे मतलब विचार करेंगे इस पर हम बात है, क्योंकि बहुत सारे हम इसमें जो प्रोग्राम हमारा लाइव जा रहा है फेसबुक पर, हमने लिंक शेयर किया इसमें प्रोग्राम, इसके जो प्रोग्राम चल रहा है उसके नीचे लिंक हमने शेयर किया। तो लीडरशिप के ऊपर बात करें, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए भारत में, और लिंक हमने शेयर किया इसमें इसमें जो आप उसमें जुड़ भी सकते हैं। तो कोई भी जिसका कोई सवाल है, जो कोई बात रखना चाहता है, तो जुड़े साथ में इसमें, ताकि अपने मन की बात रखें और जो आप कह सकते हैं कहें। और या तो हमें भी सवाल कर सकते हैं, अगर अरे हमसे सवाल भी पूछ भी सकते हैं और हमारा सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। तो लीडरशिप कैसी होनी चाहिए भारत में, इस पर बात करेंगे, टॉपिक पर हमारा है। तो हमारी साथ में के अंजना जी जुड़ी हैं, जो मेरे ख्याल से ये पंजाब से हैं। तो बात कर रहे हैं इसमें कि लीडर जो है भारत में बहुत कम लीडर हैं जो सही काम कर रहे हैं, बाकी के तो गुमराह करने का काम करते हैं। और बहुत सारा ऐसा चल रहा है कि जो लीडर हैं बहुत सारे लालच के पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत सारे जो है कुर्सी के पद के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे लीडर जो है लालच और कुर्सी के वश में आकर के वो सही दिशा में नहीं लेके जा रहे हैं इसको, संगठन को, और गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक लीडर अगर निकम्मा हुआ तो वह कम से कम करोड़ों लोगों का नुकसान करेगा। और करोड़ों लोगों का नुकसान जो है, अभी ये सोच रहे होंगे बहुत सारे, ऐसा सोच रहे होंगे कि जो संगठन चलते हैं वह सिर्फ हमारे बलबूते पे चल रहे हैं, ऐसा मानते हैं लोग। बहुत सारे लीडर ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन हम उनको एक बात बताना चाहते हैं कि लीडर जो है, लीडर भी संगठन के करके ही बना, विचारधारा करके बना है। अगर आपके पास में विचारधारा अपनी नहीं होती या महापुरुषों की नहीं होती तो आप लीडर नहीं, आप एक आम आदमी रहते। तो लीडर जो है ना विचारधारा कैसे बढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आप विचारधारा चल रही है इसके आप लीडर हो गए हैं। आप तो सेवादार हो सकते हैं पर लीडर नहीं हो सकते। अंजना जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। नमस्कार, सत श्री अकाल जी, स्वागत आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। हाँ जी, धन्यवाद। बात कर रहे हैं हम इसके लीडर के, भारत के अंदर जो है ना लीडरशिप बहुत निकम्मी हो चुकी है, लालच और पद के कारण। मेरा अपना मानना ऐसा है कि लालच, पद का लालच, और ऐसे बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो अपने से आगे निकलना नहीं देना चाहते किसी को, कि हमसे आगे नहीं निकल जाए। वो डरते हैं कि हमारी कुर्सी पर वो ना बैठ जाए आकर। क्या कहना चाहते इसके ऊपर आप? बस लालच तो पता ही है, लालच से इंसान कुछ भी कर सकता है। लालच में तो अपने खुद, ये जो बड़े बड़े है ना, मंत्री लगा लो, कोई भी जितने चलाने वाले हो, सरकार, राजनीति करने वाले है ना, जो भी, ये लालच के लिए ना अपने बच्चों को भी बेच सकते हैं। राजनीति करने वाले हैं, राजनीति करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अगर कोई भी मनुष्य अगर भलाई चाहता है ना, किसी की भी मानवता की भलाई करने के लिए, और राजनीतिक अपनाओ तो लो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी चलने के लिए भी कुछ ना कुछ है ना, रब का सहारा जरूरी है। ये है ना, सब कुछ भूल जाते हैं लोग। नहीं वो तो ठीक है, रब का सहारा तो बहुत जरूरी, रब तो सहारा दे ही रहा है, पर रब के नाम पर तो बहुत सारे जेब काटने वाले घूम रहे हैं ना। जेब काटते हैं, रब के नाम से काटते। जो ब्राह्मणों ने भारत को लूटा, अब तक रब के नाम पे लूटा। उन्होंने किया क्या अब तक? रब के नाम पे लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, फिर दो लोगों को गुलाम बनाने का काम भी करते हैं। तो ये करते क्या? वो रब के नाम पे कर रहे हैं। तो उन्होंने कौन सही काम रब किया? के नाम पे करे। हाँ जी, आनंद किशोर जी, ये आप। अच्छा,
ये जो लोग है ना, जो भी कुछ कर रहे हैं ना, सब कुछ एक ना धर्म के नाम पे, धर्म तो चारों धर्म के नाम पे ना लोग लूट रहे हैं। धर्म तो धर्म के ही नाम पे लूट सकते हैं, किसी और चीज के नाम पे लूट ही नहीं सकते। नहीं, धर्म के नाम पर लूटना एक अलग चीज होती है, एक ठगना होता है। ये जो है ना, जो चोर के जो चोर, एक दो चोर होता है, एक होता है डाकू, और तीसरा होता है ठग। तो चोर तो मेहनत करके चोरी कर लेता है, और डाकू भी मेरे ख्याल से बंदूक के नोक पे डराने की कोशिश कर लेगी। जो ठग है वो विश्वासघाती होता है, और विश्वास जीतने के बाद में उसको बेवकूफ बनाने का काम करता है। ठग तो, चोर एक बार लूट गया, डाकू एक बार लूट गया, लेकिन ठग तो हमेशा लूटता रहता है। ठग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसमें वकील साहब आप दोबारा जुड़े इसमें, क्या नाम इसका, जो ओम चक्रवर्ती जी। नंद किशोर जी, आपने इस कैमरा ऑन कीजिए फटाफट, और इसमें जुड़े भला, इसमें आपका जो है कैमरा ऑन करे, ताकि इसमें जो है बात कर सकते हैं हमने। तो बताएं, इसमें मैं जो है ना, एक मैसेज मेरे पास आया है, उसमें एक मिनट में बताता हूँ। प्रोग्राम लाइव जा रहा है, इसमें जुड़े हैं प्लीज, थैंक यू। हमारे पास मैसेज आया कि पृथ्वी सिंह ने मैसेज भेजा हमें कि लीडर कैसा होना चाहिए। ये लिखते हैं इसमें कि कृपया मेरे संदेश के बारे में सोचें कि नेता क्या है। मतलब नेता तो, खैर हम लीडर की बात कर रहे हैं, लीडर कैसा होना चाहिए, लेकिन वो लिखते हैं कि हम नेता की पहचान कैसे कर सकते हैं, नेता कब नेता होता है, नेता कौन है। आजकल के नेता तो जेब काटने वाले लोग जेब भी काटते हैं, वो एक तो धर्म के नाम पर काट रही है, सियासत के नाम पर काट रहे हैं, मतलब दोनों जेब कट रहे हैं, बैठे हैं। अगर लिखते हैं वो नेता कहाँ है, ये यहाँ एक लीडर के गुण है। एल श्रोता, वफादार, जीवंत, उदारवादी, तार्किक आदि, प्रभावी, ऊर्जावान आदि, सक्रिय, मुखर, जागरूकता, विश्लेषणात्मक, सुलभ, उन्नत आदि। डी, डेमोक्रेटिक, डारिंग, समर्पित, निर्धारित, मेहनती आदि। ऊर्जावान, प्रोत्साहित करने वाला, कुशल, कामोत्तेजक, धीरज, प्रबुद्ध आदि। अगर जिम्मेदार, तर्कपूर्ण, यथार्थवादी, विश्वसनीय आदि। ऐसे शिकर, समझदार, ईमानदार, सामाजिक आदि। एच, ईमानदार, मतलब बहुत सारे लिखे हैं ना, तो मैं सुनाना पड़ेगा। ईमानदार, सामंजस्यपूर्ण, मानवीय, अशांति आदि। बुद्धिमान, अभिनय, व्यवहारिक, पहल आदि। और पी, वक्तृत्व, धैर्य आदि। यदि किसी में ऐसे गुण हैं तो हम कह सकते हैं कि वह नेता है। उसे समाज के साथ के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहिए। विकास के बारे में जागरूकता, सामाजिकता, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कानूनी, बौद्धिक आदि। इन्होंने मैसेज जो लिखा है, नंद किशोर जी, आपने मैसेज सुना है इनका, जो हमने पढ़ा है अभी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नंद किशोर जी, आवाज ऑन कीजिए आप। जी, ये हमें लगता है कि यथार्थवादी शिवशंकर जी का मैसेज है। ये पृथ्वी सिंह जी का मैसेज है, उन्होंने हमें सेंड किया, और शायद आपके पास में किसी और नाम से रहा हो सकता है, और उनके नाम से मेरे पास पहुंचा है। हाँ जी जी, इसमें क्या है कि देखिए, मानववादी कौन है, क्या है, इस पर बात करने से अच्छा है कि पहले हम मनुष्य तो बने। अभी तक तो हमें मनुष्य ही नहीं हाँ, पहले मनुष्य तो बने, हम अभी जानवर की स्थिति में है। इस तरह से मतलब उसका दिमाग अच्छा होगा, मतलब सकारात्मक सोचेगा, तो तब तो वो मानव बन पाएगा। अभी तो स्थिति में ही लोग नहीं है जी, तो
वो तो बात की बात है, अभी पहले फिलहाल दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी काम करने की जरूरत है। जी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम ये लीडरशिप के बारे में बात करें, लीडर कैसा होना चाहिए। आज जो भारत में बहुत सारे लीडर बने घूमते हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं बहुत सारे, और ऐसा भी सोचते हैं कि हमारी जगह कोई और ना बैठ जाए, या ऐसा लगता है उनको हमारे से आगे कोई ना निकल जाए। लीडर के बारे में बताएं। लीडर आज भारत में जो बहुजन, जो दूसरों को लीडर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुजनों को लीडर बने घूम रहे हैं, इनके बारे में क्या ख्याल आपका? ये कौन सा लीडर जो सही है कि कौन सा गलत है? नाम ले ना ले वो आपकी मर्जी की बात है। नंद किशोर जी। जी, लीडर तो जो अपना थ्योरिकली जो पढ़ाई है उसके हिसाब से तो लीडर वही है जो लीड करे। जी ठीक है, नेतृत्व करे, लेकिन नेतृत्व में भी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी ये नहीं होनी चाहिए कि ज्यादातर लोग आपको मानते हैं इसलिए आप लीडर है, ऐसा नहीं है। लीडर की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसके अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होना चाहिए, यानी उसके पास लोकतांत्रिक चरित्र होना चाहिए उसका। जी। अभी तक क्या हुआ है, लीडर अपने आप को तो बन जाते हैं लेकिन वो लीडर बने ही रहते हैं, उनके अंदर कोई लोकतांत्रिक चरित्र नहीं होता। वो अपना स्वयं का जो चाहते हैं वही पालन करते हैं। इसलिए जो एक लीडर होता है, वो लीडर की सबसे अच्छाई यही होती है कि वो सबका सुनता है, और सबका सुनने के बाद सबका मतलब इन द सेंस कि उस कमेटी में जो भी लोग हैं उन कमेटी के सभी मेंबरों की बात वो, और उस समूह का क्या निर्णय होता है उसको अडॉप्ट करे। अभी तक देखा ये गया है, भारत में बहुत सारे लीडर अपने आप को पैदा होते हैं और लीडर बन करके एक समाज को एक कुछ दूरी तक ले जाएंगे, फिर रास्ता खत्म करते हुए एक जिस तरह से क्या कह लें, कुछ नाले हैं क्या समुद्र में जाके मिलती है जी। हाँ, और नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वहां पर वो समुद्र के नाम से पहचान होती है। अब यहाँ पर भारत देश में क्या है कि इतने सारे नदियों का उनका कनेक्शन कट गया शायद। ओम जी, आपका एडवोकेट ओम जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। बात कर रहे हैं आज लीडर के ऊपर, बात कर लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। आज हमारे साथ नंद किशोर जी जुड़े हैं। ये नंद किशोर पटेल जी गुजरात से हैं, हमारे मध्य प्रदेश से हैं। तो बात कर रहे थे अभी, शायद बात पूरी करिए आप नंद किशोर जी। जी जी जी, तो मैं कह रहा था कि इतने लीडर पैदा हो जाते हैं और लीडर पैदा होने के बाद जब उनके पास जनता का एक हुजूम हो जाता है तो उसको ले जाकर के सिर्फ अपने परिवार तक सीमित करते हैं, और परिवार के बाद उनका बाहर का कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता और बाहर की कोई चीजों पर वो ध्यान नहीं देते। यहाँ पर होना ये चाहिए कि अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं, और राजनीति क्योंकि हम देश स्तर पर करना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखा ऐसा जाता है कि अब वो अपने परिवार को ही राष्ट्र समझते हैं और उस परिवार के इर्द गिर्द जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उस क्रियाकलाप को ही देखते रहते हैं, और देखते रहते हैं कि हमें किसी तरह से किसी जेल में न जाना पड़े, कोई अनैतिक काम ना हो जाए। वो कैसे बचेंगे उसके हिसाब से वो अपने आप को काम करना चाहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि भाई आप देश के लिए काम कर रहे हो तो देश के लिए सोचो और देश को ही अपना घर समझो। अभी तक तमाम नेता ऐसे पैदा हुए जो देश को अपना घर समझा, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसके प्रथम उदाहरण है पूरे देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पर, और तमाम ऐसे नेता पैदा हुए जो अपने देश को ही अपना घर समझा। लेकिन कुछ आज के जो नेताओं की बात, लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप, आज के जो नेता हैं वो अपने घर को ही अपना घर समझते हैं और उस घर को कैसे सजाएं, घर को कैसे अकुत संपत्तियां कैसे इकट्ठा करें, उसके लिए वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है आज की लीडरशिप जो है वो व्यक्तिवाद और परिवारवाद की लीडरशिप हो गई है और समाजवाद की लीडरशिप समाप्त हो गई है।
जी मेघराज जी, मैं आगे और बात रखूंगा आपका। जी एडवोकेट ओम जी, आप भी बात कर सकते हैं। इसमें बताएं कि हम जो लीडर के ऊपर बात कर रहे हैं कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। जो आज के जो लीडर देख रहे हैं हमें, जिनको मतलब बहुत सारे लीडर हम बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो हम कर सकते हैं सिर्फ आजादी हम ही दे सकते हैं, लेकिन बाकी तो सब बेवकूफी है ऐसा मानते हैं, वो खुद ऐसा मानते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? जी ऐसा नहीं है। ऐसा सोच गलत कुछ लोग है। कह सकते हैं। अनंत किशोर जी, मेरा सवाल इनसे है, जो एडवोकेट जी है, ओम जी है, जी बताइए। ऐसा नहीं है, ऐसा है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी मेहनत होती है अपनी, और किसी के पास संगठनात्मक मेहनत होती है, किसी के पास संगठनों को इकट्ठा करने की मेहनत होती है, और किसी के पास दोनों होती है। तो ऐसा नहीं होता है। जो लीडर को, जो देश को आजाद कराना है इन जो अव्यवस्थाओं से, तो उस लीडर में सबसे पहली गुण ये होना चाहिए कि देश के हर एक नागरिक के हिसाब से वो सोचे, और उस सोच में ये शामिल होना चाहिए कि हर वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में शासन, प्रशासन, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में संवैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर उस लीडर की सोच यह है तो बेशक वो वास्तव में देश का लीडर बनने लायक है, और ऐसे व्यक्ति को ही हमें हमारे देश की कमान सौंपनी चाहिए। अब तक जितनी भी जो पार्टियां रही है, उन पार्टियों में क्या रहा है, उन्होंने देश के हर नागरिक के हिसाब से नहीं सोचा। उन्होंने जिस व्यक्ति ने पार्टी गठित की है, उसने अपने समाज के हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से ही सोचा है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं, अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों ने संविधान के विरुद्ध जाकर के काम किया है, क्योंकि संवैधानिक प्रतिनिधित्व हर वर्ग को उन्होंने दिया ही नहीं। यदि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता तो आज की डेट में देश में ये हालात पैदा नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जो लीडर्स ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा ही अगर देश को आजादी मिल सकती है, उनका, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो गलत सोचते हैं। उन्होंने सभी वर्गों को मिलाना चाहिए, सभी संगठनों को मिलाना चाहिए, और संगठनों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वास्तव में इनका एजेंडा सही है तो अपने संगठनों को भी उनके साथ मिला करके और बातचीत करके और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन की मेहनत को ही ध्यान में रखते हैं, सामने वाले संगठन की मेहनत को ध्यान में नहीं रखते। यदि आपका संगठन ही यदि इतना मेहनती होता है, इतना होता, तो अब तक तो सब कुछ हो चुका होता। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी भी कमी है, और हमारे संगठन की भी कमी है, चाहे तादाद की कमी हो, चाहे एजेंडे की कमी हो, चाहे व्यवस्थाओं की कमी हो, चाहे लोगों को समझाने की कमी हो, चाहे नॉलेज की कमी हो, चाहे इतिहास को जानने की कमी हो, तो कहीं न कहीं कमी होती है। यदि हमारे पास एजेंडा सही है, डाटा सही है, तो उन डाटा को सबसे शेयर करना चाहिए और सबके साथ मिल करके करना चाहिए इस काम को, और लीडरशिप को वास्तव में संवैधानिक रूप से सभी वर्गों के हित में करना चाहिए, तभी ही वो देश का लीडर कहलाएगा। अदरवाइज क्या है कि जो चमचे हैं, भड़वे हैं, दलाल है, फिर ये पैदा होते चले जाएंगे। फिर एक समय तो इनमें देशभक्ति जागती है, और जैसे ही इनके पास पैसा आता है, फिर वो देशभक्ति धीरे धीरे छू हो जाती है, और कहीं न कहीं इनके परिवार भक्ति और पुत्र भक्ति या पुत्री भक्ति, मतलब परिवार सही के परिवार तक ही रह जाता है इनका। जी तो इसमें मैं देखो, इसमें हम चाहते हैं कि देश में आजाद हो मनवाद के जो जंजाल से हैं बहुत सारे लोग। जब 2014 से पहले हम तो खा पी रहे थे इसमें, यहाँ पर बैठे आराम से, तो हम तो आजाद देश में बैठे हैं, और हम तो ऐसे जैसे महाराजा बैठे ऐसे करने काम। लेकिन हमने जब पीछे मुड़कर देखा भारत में कि मनवाद के मतलब करोड़ों लोग ही मनवाद के जाल में फंसे हुए हैं, जो गुलामी के जाल में है। और हम जब लीडर से बात करते हैं तो लीडर कहते हैं कि तुम मतलब क्या हो हमारे आगे, मतलब ऐसे बहुत सारे बोल देते हैं। तो हम तो उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन क्या है कि इससे क्या हो रहा है कि जो अच्छे लोग हैं वो टूट जाते हैं जब हम दूसरे की इंसल्ट करते हैं। या तो उसको अगर आप किसी के जरिए किसी मतलब बात को आप गुण ज्ञान से नहीं गिरा सकते, तो कम से कम उसकी बात को स्वीकार कर लें, ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान तो हमारा नहीं है, आपका भी ज्ञान आपका नहीं, ये भी कैसे चला आ रहा है सीखा महापुरुषों से। वो सारे ऐसे मानते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, जो मिशन है, ये सिर्फ हम ही चला रहे हैं, मेरे करके मिशन चल रहा है। तो ऐसा ये मेरे मानना मेरे हिसाब से गलत है। तो आपका क्या कहना है, जो लोग ऐसा मानते हैं कि मिशन जो है सिर्फ मेरे सिर पे चल रहा है, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। मिशन हो सकता है
कोई छोटे स्तर पे चला रहा हो, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं हो, कोई बड़े स्तर पे चला रहा हो, सभी को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि एक साथ जुड़ करके ही इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हम ही चला रहे हैं, कोई दूसरा नहीं चला रहा, ये हो सकता है किसी एक विषय के बारे में लोग दूसरे नहीं बोल रहे हों और वो बोल रहे हों। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई एक दो संगठन ही ऐसे हैं जो उस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे संगठन या पार्टियां नहीं उठा रही। क्यों नहीं उठा रही? तो कहीं न कहीं डर उनके मन में होगा, इसीलिए नहीं उठा रही। जैसे कि ईवीएम का मुद्दा है, जैसे कि सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सबऑर्डिनेशन का मुद्दा है। ये बात कह नहीं रहे लोग। ये दूसरे जो संगठन है, जो संगठन ये कहते हैं कि हम इसका मिशन नहीं उठा रहे, बिल्कुल ऐसे संगठनों से मैं कहना चाहता हूं कि वो निडर होकर के इस बात को उठाएं, ईवीएम के मुद्दे को उठाएं और सभी वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व के मुद्दे को जरूर उठाएं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो इसका मतलब साफ है कि आप डरे हुए हैं और जो मुद्दा उठा रहे हैं उन पर आप बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। अर्थात इल्जाम लगाना भी हमें बंद करना चाहिए। जो मुद्दा सही उठा रहे हैं उनको तो अप्रिशिएट करो। तो देश में कई बार क्या होता है कि ऐसे संगठन जो इन मुद्दों को उठाते हैं, जो मेन मुद्दे हैं, वो संगठन कई बार सोचते हैं कि हम चुनौतियों से परेशान नहीं है, लेकिन इन अंधभक्तों से परेशान। तो उन संगठनों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जितना हो सके इनको जाने की कोशिश करें, और नहीं समझते हैं तो आम जनता को, जो अपना मौस है, जो पब्लिक है, पब्लिक को समझाए। पब्लिक को समझ में आज की डेट में सब आता है। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, हर घर में कोई न कोई पढ़ा लिखा है, हर बच्चा आज की डेट में राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है। तो उस इंटरेस्ट को और अप्रिशिएट करके उसको सही नॉलेज देना चाहिए। जी, विजेंद्र सिंह जी, आपका कैमरा ऑन कीजिए। आवाज आ रही है हमारी अब तक? नहीं, वो मैं जरा कर नहीं पा रहा था, वो मैंने कर लिया है, मैं सुन रहा हूँ अब आपको। नहीं, आप बात करना चाहते हैं, अपने विचार रख सकते हैं आप। नहीं, मैं आप लोगों की बात को बड़े दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ। जरूरत होगी तो मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। लाइव जा रहा प्रोग्राम हमारा सीधा, इसमें अगर कोई बात। नंद किशोर जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है बिल्कुल साफ आपकी। नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नंद किशोर जी, शायद उन तक आवाज नहीं आ पा रही। तो जी बोलिए। हाँ नंद किशोर जी, मैं आपसे कैमरा ऑन कीजिए। आप कैमरा ऑन भी कर रहे हैं, इसमें आपका ऑडियो ऑन करें। मेरा सवाल ये है कि अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं नंद किशोर जी? शायद उन तक आवाज नहीं आ पा रही। जैसे भाई साहब, ये इसमें एडवोकेट ओम जी, आप बताएं इसके बारे में कि बोलो बहुत सारे। तो मेरी आवाज आ रही है? नंद किशोर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने ओम जी से पूछा है, भाई जैसे मतलब ये जो लीडर मानते हैं अपने आप को, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसको, बल्कि अगर कोई ज्ञान की बात रखते भी सामने है उसको ऐसे इंसल्ट कर रहे हैं उसका, कि बहुत सारे मतलब ऐसा सोचते हैं कि उससे बड़ा लीडर तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जब जिसके अंदर क्षमता नहीं है सुनने की, काहे लीडरशिप कर सकता है या नहीं कर सकता? इसके बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे लीडर ऐसे देखे हमने बात की है, घमंड के भरे होते हैं अंदर से और इंसल्ट करने में अपने एक बहादुरी समझते हैं। अगर कोई ज्ञान की बात है तो ज्ञान से काटे उसको। जो लीडर दूसरे की नहीं सुनता, सिर्फ अपना ही सुनता है और अपना ही करता है, वो आपके पास नॉलेज है, आपके पास योग्यता है। ये मैंने नंद किशोर जी का सवाल किया मैंने। हाँ जी, आप बात बताए नंद किशोर जी। जी हाँ, बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई लीडर सिर्फ अपनी ही बात करता है और दूसरे की बात सुनता ही नहीं, तो वो लीडर की कैटेगरी में ही नहीं आ रहा है, वो लीडर है ही नहीं, फिर वो एक शासक है, एक तानाशाह है, और उसको और कई नाम दिए जा सकते हैं। जी, लीडर तो वही होता है जो अपने से छोटे बड़े सबकी बात को सुने और सबको साथ लेकर के लीड करे। जी, साथ हम बताना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने अलावा किसी की सुनते ही नहीं है। जी, साथ हम बताना चाहते हैं बात को कि हमारा किसी की इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं है, ना हम किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम कुछ कर, हम ढूंढ रहे हैं कुछ कहाँ पर कमियां हैं। अगर कमियां ढूंढ करके हम आगे रास्ता निकालेंगे कुछ, तो आने वाले वक्त में हमारा कल जो सही होगा
और बहुत सारे बच्चे लीडर बनने के, बहुत सारे आदमी मतलब लीडर बनने के लायक है, और लीडर बनने के लायक तो सभी होते हैं, बस उसको अंदर से जगाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं किसी को इंसल्ट करना है या किसी को रोकना है, हम तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ के जो भी लीडर बने हुए हैं आगे चल करके ऐसा को सुधार करे, ताकि उनको जो अवगुण भरे पड़े हैं उनको दूर करे, ताकि उनका नाम जाए आगे, भाई उन्होंने कुछ किया है। ये तो लोग टूट रहे हैं, बहुत सारे टूटने वाले होंगे, तो वो ऐसे मतलब जो जवान है इससे आदमी कहते हैं भी, अगर जवान अगर सही हो आदमी के तो लोग जुड़ते चले जाते हैं, अगर खराब हो जाए तो टूटते चले जाते हैं। तो ओम आप बताएं इसके ऊपर कि जो मतलब आजकल के लीडरों को क्या कहना चाहते हैं आप, जो वो सही दिशा में जा सके, एडवोकेट ओम जी। ऐसे लीडर्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप में योग्यता है, आप में नॉलेज है, आप में ज्ञान है, तो ये साबित तभी होगा जब आप अपने के बराबर दूसरों को योग्य बनाएंगे और आप दूसरों को भी ज्ञानी बनाएंगे। यदि आपका ज्ञान और आपकी योग्यता आपके पास ही रहती है और वो आगे प्रसारित नहीं होती है, दूसरों को आप योग्य नहीं बना पाते हैं या आप लोगों को ज्ञानी नहीं बना पाते हैं, समझदार नहीं बना पाते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपकी योग्यता है या नहीं है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दूसरी बात यह रहेगा कि गांव में आवाज गड़बड़ा रही आपकी, अच्छा इसमें मेरा कनेक्शन कट गया उनका। तो साथियों हम बात कर रहे हैं कि नंद किशोर जी से बात कर रहे हैं, और ओम, इनका तो नाम भी मेरे समझ में बाहर आ रहा थोड़ा, एडवोकेट ओम जी जो है, इनसे बात कर रहे हैं कि मतलब लीडर के मतलब लीडर कैसे सुधर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर बिगड़े हुए हैं, और ये इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल सुधरे हुए हैं, हम भी बिगड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें ऑर्डर करेगा सुधरने का, हम भी सुधारने की कोशिश करेंगे अपने अंदर। ऐसी बात नहीं है कि हम खुद भी सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कहीं लग रही कमियां हैं, बहुत सारी 100% की 100% कमियां हो सकती है हमारे अंदर, लेकिन हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अगर कोई बात कर रहे हैं, हमारा मतलब ये नहीं कि किसी का भी इंसल्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जुड़े हैं। अगर एक लीडर बेवकूफ भी कर सकता है, करोड़ों लोगों को धक्का पहुंचता है इस बात का, और एक लीडर के निकम्मे पड़ के कारण करोड़ों लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि करोड़ों एक के करोड़ों का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं चाहते हम चाहते हैं कि कोई लीडर अगर जो चल रहा है वो सुधार करके चले। ओम जी क्या कहना चाहते हैं इसमें, सुधार कर सकते हैं लीडर? बिल्कुल, ये अपने आप में सुधार करना चाहिए। अगर देश को सही दिशा में ले जाना है तो सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। खुद में भी यदि कोई कमियां हैं तो उनको ढूंढ के सुधार करना पड़ेगा, बजाय दूसरों के कमियां निकालने से ज्यादा आपस में मतभेद बढ़ता है और विचारों में थोड़ी सी दरार आती है। तो बेटर यह है कि खुद को सुधारें, और हर लीडर को ये सोचना चाहिए कि हमारी संविधान की मूल भावना क्या है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, जिस आदमी को कुछ नहीं आता वो सबसे ज्यादा ज्ञान देता है। जिसको कभी भी कभी भी MBBS या किसी क्लास में नहीं गया वो डॉक्टरी करने लग जाता है। जिसने कभी भी एक नट बोल्ट नहीं बनाया वो इंजीनियरिंग करने लग जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप सामाजिक इंजीनियरिंग पे ध्यान देना चाहते हैं, सामाजिक डॉक्टरी पे ध्यान देना चाहते हैं, तो उस समाज के ऊपर लागू संविधान का नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए। यदि संविधान का नॉलेज आपको नहीं है तो उसके जीवन में आप एक सकारात्मक बदलाव कैसे लाएंगे, एक बेहतर बदलाव कैसे लाएंगे? तो ऐसा लीडर को सोचना चाहिए। लीडर को संविधान का नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाओं का नॉलेज होना चाहिए, और उन समस्याओं का, जो समस्याएं समाज में जो प्रचलित हैं उनका कारण जानना चाहिए, उसका निवारण करना आना चाहिए। निवारण के साथ आपको एक उद्देश्य तय करना चाहिए कि इस कारण का निवारण ये है तो हमारा उद्देश्य अब क्या होगा। और जितना बड़ा उद्देश्य होता है उतना ही बड़ा संगठन बनता है, और उस संगठन को बना करके जितनी जो साधन संसाधन चाहिए वो समाज से जुटाने चाहिए, और समाज को भी साधन संसाधन जुटाने में मदद करना चाहिए। समाज को जब जितना समझाएंगे आप, जितना लोगों को समझाएंगे उतना ही वो समझेंगे। क्योंकि अगर आपने 4-5 बार अगर आपने वोट कास्ट किया, सुनिएगा, 4-5 बार यदि आपने वोट कास्ट किया तो आपके जीवन का 18 साल में पहली बार वोट डलता है, और 4 बार वोट डाल दिया तो आपने ये मान के चलिए कि आपके 20 वर्ष से 15 से 20 वर्ष आपके खर्च हो गया, अर्थात आपका जोश का टाइम खर्च हो गया, खत्म हो गया। अगर इस टाइम को अगर आपने वोटिंग को समझ करके नहीं किया
जी समझ के नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो जो नीतियां बनेगी सरकार में, वो जो सरकारी नीतियां बनेगी वो आपके विरुद्ध ही बनेगी। जी यदि हम ये समझते हैं कि संविधान की मंशा ये है, भावना ये है, मूल भावना ये है, तो उस मूल भावना के हिसाब से हम कैंडिडेट को चुनेंगे। और कैंडिडेट को भी हमें पार्टियों को चुनने नहीं देना चाहिए, हमें अपने समाज से या हमारे वर्ग से बैठ करके सलाह मशवरा करके अपने कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, ताकि उन कैंडिडेट्स को जिता करके हम लेकर के आए और संविधान के मूल भावना के हिसाब से पॉलिसी बनाने के लिए वो सरकार को बोले, अपने मुद्दे उठाए, और मुद्दे सरकार नहीं मानती है तो फिर हम उनके विरोध में या सरकार के विरोध में आराम से संवैधानिक रूप से उतर सकते हैं। होता यह है कि सरकार ही अपने कैंडिडेट देती है, उन कैंडिडेट को हम ये समझते हैं कि हमारे नुमाइंदे हैं, जीतने के बाद वो चले जाते हैं, जबकि वो पहले से ही सरकार के उन पार्टियों की गोद में बैठे होते हैं जिन पार्टियों का एजेंडा सभी वर्गों के हिसाब से नहीं होता है, वो व्यक्तिगत रूप से किसी एक समाज के एक वर्ग के हिसाब से होता है, चाहे पूंजीपतियों के वर्ग से हो चाहे मनवादियों के पक्ष में हो, सिर्फ वो एजेंडा उन्हीं के पक्ष में होता है, समान रूप से सभी वर्गों के लिए नहीं होता। SC ST का कोई लेना देना नहीं होता उनमें, OBC का कोई लेना देना नहीं होता, माइनॉरिटी का कोई लेना देना नहीं होता, जबकि SC ST OBC और माइनॉरिटी ने देश की आजादी में भी बहुत बड़ा योगदान किया है। इनको आज तक उस योगदान के मुताबिक इनकी जनसंख्या के अनुपात में न सरकार में सबऑर्डिनेशन मिला है, न शासन में मिला है, न प्रशासन में मिला है, न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में मिला है। यहाँ तक कि अब तो क्लियर कट रूप से प्राइवेटाइजेशन इतना किया जा रहा है कि उस प्राइवेटाइजेशन को ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों के अंदर संवैधानिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। अरे भाई क्यों नहीं मिल सकता? आपकी जो भी संस्था है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी गैर सरकारी संस्था जो आपने बनाई है, वो दोनों ही संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत बनी है। क्या कंपनी एक्ट संविधान के अंतर्गत नहीं है? क्या जो फाइनेंस आपने बैंक से लिया है वो हमारा नहीं है? वो पैसा, वो जमा पूंजी हमारी तो जो आपने बैंक से ली है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यदि आपकी कंपनी पर यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो क्या IPC लागू नहीं होती? क्या आपकी कंपनी का कोई हक और अधिकार अगर खत्म करते हैं तो क्या संविधान के तहत आप अदालत में नहीं जाते हैं? उस टाइम संविधान के कानून के, नियम के, कायदे की और सरकारी एजेंसी की आपको पूरी जरूरत पड़ती है। तो आपकी प्राइवेट कंपनी संविधान के बाहर कैसे हो गई? इसका मतलब साफ है कि आपने हम ही से साधन संसाधन जुटाए और आपने हमारा ही सत्यानाश किया। तो इसका सीधा सा मूल मंत्र यह है कि सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन, प्रशासन, सरकारी व गैर सरकारी सभी संस्थाओं में संवैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व की लड़ाई जो लड़ता है वो ही लीडरशिप है। और यदि एक से ज्यादा लीडर लड़ रहे हैं इस बात के लिए तो उन सभी को एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़े चाहे वो देना तो सभी को पड़ेगा ना। एक अकेले एक का तो कुछ रहेगा नहीं, तो देना सभी को है। तो अगर सभी लोग आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ये एजुटेशन हो तो संवैधानिक रूप से हो, जल्दी इसका काम निपटे। जी नंद किशोर जी, आवाज आ रही क्या? नंद किशोर जी, अच्छा हम बात कर रहे हैं इसमें साथियों, हम बताना चाहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें जब कोई दानव या कोई राक्षस जब सामने खड़ा होता है तो उसको मारने के लिए उसका राक्षस का ही या बराबर खड़ा करना पड़ता है कोई ना कोई चीज। तो हमें हिंदू राष्ट्र जो है इसमें डिक्लेयर किया हिंदुओं ने, ब्राह्मण हो गया तकरीबन, ब्राह्मणों ने जो उसके सामने बेगमपुरा राष्ट्र खड़ा करना चाहते हैं। और बेगमपुरा राष्ट्र का मतलब होगा सच्चे लोगों का राष्ट्र। आने वाले वक्त में जब बेगमपुरा राष्ट्र ये भारत में लागू करेंगे तो यहाँ पर 3 चीजें हम फ्री करेंगे। ये 2, एजुकेशन फ्री हो जाएगा और हेल्थ का फ्री हो जाएगा, हेल्थ जो है फ्री हो गए। और एक चीज, सब जितने भी बेरोजगार जो नौजवान है उनको सबको, जितने भी पुराने जो खिलाड़ी घूम रहे हैं इसमें, इनको सबको बाहर निकाले और नौजवानों को खास करके रोजगार मिलेगा। तो रोजगार का भी जिम्मेदारी है होगी और एजुकेशन का भी, एजुकेशन फ्री होगा और हेल्थ भी फ्री होगी। तो बेगमपुरा राष्ट्र कहते हैं जिसको, बेगमपुरा रविदासी, संत रविदासी कहते हैं, जहाँ पर गमना होगी वहां पर एकदम सेम जात पात का सबसे पहला नामो निशान मिटाएंगे। क्योंकि जात पात भारत की बहुत बड़ी कमजोरी है, जात पात ने ही भारत को तोड़ दिया है। अरे जात पात एक इतनी बड़ी, पूरे जात पात इंडिया की बीमारी है, इंडिया को कमजोर किया और वर्ल्ड को जो कमजोर किया वो नस्लवाद ने किया है। तो नस्लवाद को बाद में देखेंगे, पहले जात पात को खत्म करेंगे। तो आने वाले वक्त में इसमें हम लागू करेंगे इस चीज को। तो जब भी हमारा राज होगा 2025 में तकरीबन इसको हम कायम करेंगे। आनंद किशोर जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में, आप इसमें लीडरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लीडरों को सुधार करना मतलब जो जी, लीडरों के बारे में मैं यही
2025 तक हम राज कायम करना चाहते हैं भारत में। इसके साथ में लीडरों को क्या करना चाहिए ताकि हम 2025 में यहाँ बहुजनों का राज, खालसा राज या बेगमपुरा राज या सच्चे लोगों का राज जो भी है उसको स्थापित करके यहाँ पर शांति का राज खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि मनुवाद तो नहीं चाहता वहां पर कुछ ऐसा कि कुछ ऐसा हो, वो तो राम राज्य के पीछे ब्राह्मण राज्य लगाना चाहता है और ब्राह्मण के पीछे का मतलब मनुवाद का राजा, शैतानों का राज जिसमें लोगों को झाड़ू मारना चाहता है, भले ही वो उल्टा उनको पड़ जाए वो अलग बात है। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर नंद किशोर जी लास्ट में? जी, इसमें जैसा कि अभी आप बात कर रहे हैं कि 2025 में हम मानववाद लाना चाहते हैं या इंसानों का राज लाना चाहते हैं, तो अभी आने वाले समय में तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि मानव का राज आएगा, क्योंकि शैतानियत इतना अधिक बढ़ चुकी है और शैतान पूरे इंसानों पे इस तरह से हावी हो चुके हैं कि मतलब इंसानियत की तरफ अगर कोई बात भी करता है तो वो तो उसको फिर टारगेट ही कर लेते हैं कि ये तो कहाँ से आ गया इंसान। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान कभी इंसान को मानव समझता ही नहीं है, इंसान समझता ही नहीं है। हाँ, वो उसको एक जानवर की तरह ट्रीट करते हुए वो एक दूसरे के साथ जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। अभी कई घटनाएं इस तरह से अपने भारत देश में हो चुकी है और इस तरह से घटनाओं को देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें क्या है नहीं, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वो आपको दानव मानव नहीं समझते। इसका मतलब क्या है कि जो अगर भैंस है तो सबको भैंस ही समझेगी, या कुत्ता है तो कुत्ता समझेगा सबको। तो उनमें जिनकी जैसी सोच है वो ऐसे सोचते हैं, उनकी गलती नहीं है। उनको जैसा पढ़ाया है लिखाया है वो तो वैसी बात करें। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कह दिया होगा आप लोगों को कि मतलब एटम बम से मतलब बम से है ना, इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए इनका सिस्टम जो है सारा से। नेतृत्व जो है वो समाज में नुकसानदेह है। तो व्यक्ति आधारित नेतृत्व न होकर के विचार आधारित नेतृत्व होना चाहिए, तभी जाकर के हम इंसानों का राज ला सकते हैं। और उसके लिए हमें इंसान बनाने की तरफ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम इंसान बने ही नहीं। और इंसान अगर बनता है तो इंसान की सोच जो है वो व्यक्तिवाद को छोड़कर विचार या किसी तथ्यवाद की तरफ बढ़े, तभी जाकर के हम वो काम कर सकते हैं। जी सर। नंद किशोर जी, दरअसल क्या है जिन्होंने आप लोगों को, आप तो इंसान हैं पहले से, आपने उसको जो आप लोगों को किसने क्या कहा आपने उनकी बात मान ली है। आपको पटेल का, उनको कुछ और कहा आपने मान लिए, आपको उन्होंने जानवर का आपने मान लिए, उन्होंने जो कहा वो मान लिया। लेकिन हमने उनको क्या कहा वो हमने देखना पड़ेगा। वो जो शैतान की पूंछ जो है जो दूसरों को जानवर बताते हैं, तो दूसरों एक इंसान को जानवर कौन बता सकता है? जानवर वो ही बता सकता है जो खुद जानवर हो या खुद गिरा वो हो इंसान, वो बता सकता है। वो तो ऐसा है तो शैतान ही बता सकता है इंसानों को जानवर। तो क्या कहना चाहते हैं भाई साहब इस पे लास्ट में आप, एडवोकेट ओम जी? देखिए, ऐसा तो किसी का मान सम्मान नहीं बिगाड़ना चाहिए। सब आदमी ने अपनी जगह पर मेहनत करते हैं। हो सकता है कोई आदमी अपनी मेहनत को कभी कैलकुलेट या इवेलुएट नहीं करता हो या समाज के अंदर कभी कैलकुलेट नहीं कर पाता हो, ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार कह रहा है और उसके बाद में साथ में यदि कोई बात ऐसी कह रहा है जो बात आपके पास होनी चाहिए और जो नहीं है, और उस पर अमल करना चाहिए जो नहीं है, तो अपने को भी ज्यादा इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई आदमी किसी को गधा बता देता है, तो गधा बताने के पहले या तो उसने बिना सुने किसी के कहे सुने आपको बता दिया है, या हो सकता है हम लोग किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो जो बात से वास्तव में बात जरूरी हो। तो हमें भी अपना गधापन दूर करना चाहिए उस बात को जान करके, ताकि ये लगे कि हम इंसान की योनि में हैं, इंसान समझदार हैं। तो समझदारी भी हमें दिखानी चाहिए। भारतीय नागरिक के रूप में हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कई बार हम भारतीय नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। तो कोई जो संविधान के प्रति इतना निष्ठावान है और जो बार बार जिम्मेदारी निभाने के लिए कह रहा है, खुद भी जिम्मेदारी निभा रहा है, और हम उसकी बात को बिना सुने ही बिना तर्क वितर्क किए काट देते हैं, तो जाहिर सी बात है अगले के मुंह से फिर यही निकलेगा कि तुम गधे ही हो। वास्तव में अपना गधापन दूर करना चाहिए हमें भी। अगर वास्तव में है तो दूर करना चाहिए, और नहीं है तो उनसे कह देना चाहिए साहब हम लोग गधे नहीं है, आप हमें बार बार गधे ना कहें।
हम लोग सही तरीके से हमारी बात को रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपसे सीखें। अगर एक गधा गया तो दूसरा कुत्ता भी तो कह सकता है ना, फिर क्या वो तो फिर व्यक्तिगत विचारधारा है, आप किसी को कुछ कहेंगे वो नहीं है। मतलब हम जड़ की बात कर रहे हैं, जड़ प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ से है हम उसकी आदमी की जो जहाँ पर इशारा है आपका हमारी बात वहां नहीं है, हमारे जो इशारा है हम कहीं और है उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने मनुस्मृति के अंदर लिखा है कि राक्षस हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। वो तो कई आदमी कह देता है, गुस्से में कह देता है और ऐसे में कह देता है, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हम तो राज को कायम करना चाहते हैं। 2025 से पहले हमारा राज भारत में कायम हो जाना चाहिए, जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं, खालसा राज कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें व्यक्तिगत रूप से ये पहले तो ये समझ लेना चाहिए, खालसा राज और बेगमपुरा राज क्या हर आदमी को समझ में नहीं आता है, फिर वन साइडेड चला जाएगा। हमें इसे अगर इस ग्राफ में रखें कि संवैधानिक रूप से हर नागरिक के हिसाब से ये देश होना चाहिए, उसके मौलिक अधिकार रेस्टोर्ड रहना चाहिए और उनको बिना मांगे ही मौलिक अधिकार मिल जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्र संवैधानिक रूप से राष्ट्र। इसका खालसा राज और बेगमपुरा राज और सच्चाई का राज का राष्ट्र का मतलब यही होगा कि जहां पर सच्चाई के लोगों का राज होगा। सच्चे लोगों का राज का मतलब संविधान का राज है, तो राज का मतलब वही है। तो इसको थोड़ा समझाएंगे आने वाले वक्त में करते हैं इसको, क्योंकि आपका अगर अभी संविधान तो चल रहा है, आप देख रहे हैं क्या है, ठीक है। तो जब दानव सामने खड़ा हो ना, तो दानव को या तो बम से गिराना पड़ेगा नीचे, या दानव के सामने दूसरा दानव खड़ा करना पड़ेगा। तो इसको हम इसके जो राष्ट्र जो है ना, इसको गिराने के लिए बेगमपुरा राष्ट्र का उद्घाटन कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो इसमें अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हैं इसके काम को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी अपने लोगों के भलाई के लिए सच्चाई का राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। इसका नाम सच्चाई का राष्ट्र भी दे सकते हैं हम, क्योंकि राष्ट्र को खत्म। एक आखिरी बात कहना चाहता था आपसे। जी बताइए। मैं आपको आखिरी बात कहना चाहता था कि जिन किताबों में ये लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और दुनिया भर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये लिखा हुआ है ना, मैं आपको बता दूं आर्टिकल 13 संविधान में है, आर्टिकल 13 मैं वो पढ़ के सुना देता हूं आपको जी। यदि कोई संविधान लागू होने के दिनांक से यदि कोई ऐसी रीति रिवाज मान्यता धार्मिक ग्रंथ पुस्तक या कोई नियम कायदा जो असमानता छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव जातिवाद को मानती है, वो संविधान लागू होने के दिनांक से ही निरस्त मानी जाएगी, पहली चीज। यदि या फिर वो वहां तक निरस्त मानी जाएगी जहां तक वो संविधान के विभिन्न प्रावधानों के विरुद्ध है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर हमारी एजुकेशन में यदि संविधान सन 1947 से ही शामिल हो जाता तो हमें इस आर्टिकल का पता चल जाता, और फिर ये छुआछूत ऊंच नीच और जातिवाद भरी किताबें जो छापने वाले थे उनके विरुद्ध धड़ाधड़ मुकदमे दायर होते। तो ये जो दुनिया भर की प्रेस है, धार्मिक प्रेस है बनी है, जो जातिवाद ऊंच नीच छुआछूत और भेदभाव को मानती है, ये प्रेस ना रहती, ना इनके फाउंडर रहते हैं, ये सब जेल में मिलते। तो इसीलिए इन्होंने संवैधानिक शिक्षा स्कूलों में नहीं पढ़ाई, न ही कॉलेज में पढ़ाई। इसीलिए आम जनता को यह पता ही नहीं है कि वास्तव में छुआछूत जाति धर्म वगैरह जो बनाई है भगवान की नहीं बनाई हुई है, इंसान की बनाई हुई है। और इसको संविधान के आर्टिकल 13 के अंतर्गत सन 1949 में ही इसको निरस्त कर दिया गया था। और इस निरस्तीकरण को सभी नेताओं ने जो संविधान निर्मात्री सभा में थे उन्होंने बहुमत से पास किया था, और वो है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में जो लिखा गया उसको आज तक इन्होंने लागू नहीं किया। अगर कोई भी आदमी धर्म की आड़ लेकर के, जातिवाद की आड़ लेकर के यदि उस पुस्तक का पक्ष लेता है या उस पुस्तक के विरोध करने वाले के खिलाफ यदि कोई मुकदमा दर्ज कराता है, तो उसी मुकदमे को आधार बना करके वो लोग भी उस मुकदमा दर्ज कराने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं जिन्होंने जातिवाद का पक्ष लिया है या फिर ऐसी किसी धार्मिक पुस्तक का पक्ष लिया है। बाकायदा वो मुकदमा सक्सेस जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जहां नॉलेज होती है, जहां ज्ञान होता है, जहां संविधान सपोर्ट करता है, वहां पर आपको निडर होकर के उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। जी। तो साथ आप बात कर रहे थे आज एडवोकेट ओम जी से, और नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़े थे, वीरेंद्र सिंह जुड़े और साथ में, लेकिन ये दस्तन नहीं दे रहे हैं।
तो किसी कारण से हो सकता है शायद सो रहे हो। तो बात कर रहे थे लीडर का। मैं चाहता हूँ कि जो सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएंगे वो महान लीडर बन जाएंगे, और जो झूठ और बेईमानी को अपनाएंगे वो शैतान और हैवान बन जाएंगे। तो सीधा फार्मूला एक ही है कि सच्चाई और ईमानदारी पर चल करके ही आदमी लीडरशिप कर सकता है तैयार, और वही आदमी भला कर सकता है लोगों को, जो लालच और बेईमानी को अंदर से त्याग देगा, जो पद के लालच में दूर त्याग देगा। लेकिन उसको तो जो त्यागने वाले लोग होते हैं उनको लोग सिर पर बैठा लेते हैं, और जो लालची लोग होते हैं उनको ठोकर मार देते हैं। याद रखिए इस बात को। तो लीडर वही हो सकता है जिसके अंदर गुण अच्छे होंगे, सच होगा, ईमानदार होगा, ईमानदार से होगी, तो ये लीडर हो सकता है। बाकी सब बेईमान हो सकते हैं। तो अपने अपने अंदर झांक के देखे आप क्या है, क्योंकि अपने से आप अपने आप को अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो हम अपने आप हम जानते हैं कि हम चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, ठग है, क्या है, तो हमसे ज्यादा हमें कोई नहीं जानता। तो अपने अपने अंदर झांक कर देखो, अगर अपने बंदे दूर करेंगे तो मेरे ख्याल से सभी कमें दूर करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।